ओबीसी आयोग ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है कि संविधान में धर्म के आधार पर जब आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो कर्नाटक में यह प्रावधान कैसे किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले उन्हें सुन लेते हैं। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे, इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातें कही हैं। हम आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम आबादी को शामिल कर दिया, यह सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया है। साथ ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हालांकि इसे झूठ बताया और 2B कैटेगरी में मुस्लिम आरक्षण 1995 से लागू होने की बात कही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यह बात कही है कि सभी मुस्लिम जातियों को कर्नाटक में ओबीसी कोटे में कैसे शामिल कर लिया, और कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है, जवाब भी मांगा है। संविधान में धर्म के आधार पर तो आरक्षण का प्रावधान है नहीं, तो देश के विभाजन का आरक्षण ही कारण बना था। लेकिन सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के नाम पर कांग्रेस में आरक्षण देने की यह पहल कर्नाटक से ही शुरू हुई थी। इसी पहल में कांग्रेस ने सबसे पहले इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश में भी किया था, और उस समय के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली थे कर्नाटक में, उन्होंने पहले कर्नाटक में इसका प्रयोग किया। वीरप्पा मोइली ने 6% आरक्षण बौद्धों, मुस्लिमों और एससी समुदाय के उन लोगों को दिया जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। ओबीसी के 2B कैटेगरी में इन्हें अति पिछड़ा बता करके ये आरक्षण दे दिया गया। बाद में उसे देवगौड़ा ने लागू किया था। आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की सरकार थी। मुस्लिम तबके के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था थी। हालांकि बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो कांग्रेस के 2009 के मैनिफेस्टो में भी यह वादा किया गया था कि केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कई राज्यों में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम तबके के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। तो सवाल यह कि कांग्रेस के समय में जितने भी कमीशन बने, सब ने मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की और दलितों से भी पिछड़ा मुस्लिम समुदाय को बताने का काम किया। तो अब पीएम मोदी उसी डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका आरक्षण लेकर के, उनके संसाधन लेकर इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने अपना एक अलग नैरेटिव सेट किया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और अमीरों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है। तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर जवाब दिया है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है। इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, मुद्दा और भी है, चेहरा का भी मुद्दा है। इस पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता SN सिंह जी, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में ही। हमारे साथ चित्रा बौथम जी भी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगी आगे चल करके। तो उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और उनसे भी उनका नज़रिया, उनकी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, बात ये उठ रही थी कि भाई अब तो जब थोड़ी सी वोटिंग % कम रह गई थी, वोटर टर्नआउट पहले फेज में, तो विपक्ष ये उठा रहा था कि कहाँ गया 400 पार का नारा। लगता है एक बार फिर से 400 पार का नारा आया और इस चीज के साथ जुड़ करके ये बात आई है कि 400 पार तो चाहिए, 400 पार
आरक्षण को और संविधान को बचाने के लिए चाहिए? लाल जी देखिए, दूसरे फेज के बाद और आप देखिए कि कैसे ये इंटरेस्टिंग होते जा रहा है पूरा चुनाव और अपने 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 एजेंडे में। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस नैरेटिव के पीछे का लॉजिक जो बाद में बना है वो 400 पार का नारा क्या था जी। तो वो नारा जो बताया गया था कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, वो डेफिनेटली ये लोगों के बीच से आया हुआ ये स्लोगन था जिसमें एक भावनात्मक अपील थी लोगों से। आर्टिकल 370 हटना इस देश के लिए 70 सालों का जो ये संघर्ष था, उसमें आर्टिकल 370 का हटना, जैसे पीएम ने एक इंटरव्यू में अभी भी कहा है कि ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए एक भावनात्मक एक बड़ा मुद्दा था जी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इसकी बात कही कि आर्टिकल 370 का वही 370 उन्होंने अपना स्लोगन दिया, बीजेपी का 370 और एनडीए 400 पार। लेकिन जैसे ये नारा लगता है कि लोगों के बीच में ये चर्चा की बात शुरू हुई और इस पे जैसे लगा कि लोगों में ये जगह बनाने लगी है, तो फिर कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव शुरू हुआ कि ये 400 पार क्यों। अब 400 पार क्यों, जैसे कांग्रेस में पहले राहुल गांधी ने इसका उठाया कि ये संविधान खत्म करेंगे, ये आरक्षण खत्म करेंगे, और उसके बाद इंडिया गठबंधन के लगभग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरह से ये सिग्नेचर ट्यून बन गया। संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। हालत ये है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह की जो रैलियों में उन्होंने आरक्षण को लेके जो अपना बयान दिया था, उसे तोड़ मरोड़ के उसको एक तरह से सोशल मीडिया में इस तरह से डिस्टॉर्ट करके पेश करने की कोशिश हुई है कि अब जो गृह मंत्री खुद अमित शाह कह रहे हैं कि ये हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो अब ये सवाल है कि ये 400 पार के एक भावनात्मक अपील को आते आते आरक्षण खत्म करने तक क्यों आई। तो आप इस बात को समझिए कि इसमें सीधे सीधे तर्क ये है कि जो बात पीएम ने एक भावनात्मक अपील की बात कह रहे थे, उसको विपक्ष की तरफ से उसमें ये तर्क बनने की बात कही गई कि ये आखिर इनको जरूरत इतने बड़े सीट की इसलिए है कि वो संविधान बदल देंगे। और ये पूरा नैरेटिव का डिस्कोर्स अभी आप देख रहे हैं कि जब से पीएम ने कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो पे का जवाब देने शुरू किया है। आज कर्नाटक में जब पीएम ने कहा कि भाई ओबीसी के कैटेगरी में मुस्लिम, उसमें भी मुस्लिम के तमाम लोगों को शामिल करने का, फिर इसको क्या कहेंगे आप? इसको ये धर्म की एक बड़ी राजनीति और तुष्टीकरण आप नहीं कहेंगे? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। चित्रा बौथम जी भी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत चित्रा जी। पहले चित्रा जी के पास ही चलता हूं। चित्रा जी, ये जो बात निकल करके आई, जैसे आप लोग सवाल कह रहे थे कि भाई 400 पार वाला नारा कहाँ गया, तो अब एक बार फिर से ये बात कही जा रही है कि 400 पार तो चाहिए ही, और इसलिए चाहिए क्योंकि आपने जो ओबीसी वाला आरक्षण कम करके और दूसरों को दे दिया है, खास तौर पर मुसलमानों को दे दिया है धार्मिक आधार पर, उसको बचाने के लिए 400 पार चाहिए। कांग्रेस का इस मुद्दे पर जो पक्ष है, कहीं ना कहीं कर्नाटक से लेकर के जो ये उदाहरण निकला है, उसको लेकर कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत है। चित्रा जी, चित्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप बोलिए। लगता है फिलहाल उनसे संपर्क जो है हमारा हो नहीं रहा है, उनकी आवाज। हाँ हाँ, आ गई, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी जितना कम बोले उतना ही उनके लिए बेटर है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अब की बार 400 पार, ये जो नारा दिया गया था फेज 1 और फेज 2 के इलेक्शंस में, ये इनको इतनी बुरी तरीके से इसलिए बैकफायर हुआ है क्योंकि विपक्ष ने इसके ऊपर सवाल नहीं किए थे। इनके ही लीडर्स अनंत हेगड़े जी, ज्योति मिर्धा जी, लल्लन सिंह जी अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से बार बार जोर शोर से ये बोले जा रहे थे कि उनको 400 पार क्यों चाहिए, ताकि उन्हें संविधान बदलना है, ताकि उन्हें आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण पे मैं बीजेपी को ये पूछना चाहूंगी कि 10 साल में उन्होंने आरक्षण के लिए क्या किया है?
उससे पहले कर्नाटक की जो बात आई है कि जहाँ पे ओबीसी का आरक्षण या हम पे लांछन लगा रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण हमने धर्म के आधार पे बांटने की कोशिश की है, तो मोदी जी का खुद का एक वीडियो वायरल हुआ पड़ा है जिसमें उन्होंने बोला है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 70 मुसलमान की जातियों को उन्होंने ओबीसी के आरक्षण के तहत प्रावधान करके दिया है। तो क्या आज की तारीख में इसमें एक पॉइंट और है चित्रा जी, इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है कि कर्नाटक में ना सारी की सारी मुस्लिम जातियों को डाल दिया, उसमें पिछड़ा बता करके सभी को आरक्षण दे दिया, कोई विभेद नहीं। ये नहीं है कि कितनी जातियों को डाला गया है या कितनी जातियों को नहीं डाला गया है, वो दूसरा क्वेश्चन है, उस पर हम जरूर आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी को ये क्या मॉरल स्टैंड लेने की आवश्यकता है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने खुद 70 जातियों को, मुसलमान की जातियों को ओबीसी का आरक्षण के अंदर लेकर आए थे, तो आज उनको कोई एथिक्स रह गए हम पे सवाल खड़ा करने का? ठीक है चित्रा जी, आपने जो सवाल उठाए ना उसका सीधे मैं जवाब लेता हूं एसएन सिंह जी से, बीजेपी प्रवक्ता से। बोलिए एसएन सिंह जी, जो सवाल उन्होंने उठाए। देखिए, मरता क्या नहीं करता। अब जब कांग्रेस की नाव डूब रही है तो क्या करें, चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी को चुनना है, नेता चुन नहीं पा रहे हैं, कोई नीति है नहीं, नियति है नहीं, तो कहाँ की बात करने चले गए। अरे इनके स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा में कहते हैं मंडल कमीशन का विरोध करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, लिखित और मौखिक बयान देते हैं। और सब छोड़िए, 2004 में इनकी सरकार बनती है, एक कमेटी, एक आयोग का गठन करते हैं, रंगनाथ कमेटी, सच्चर आयोग, और दोनों में ये बताने का कार्य करते हैं कि मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। किसके कारण से ठीक नहीं भाई? आपकी सरकार 50-60 साल थी, आप क्यों नहीं उसके लिए कार्य किए? क्योंकि तुष्टिकरण का कार्य करना है। और मैं तो कह रहा हूं, एक संवैधानिक व्यवस्था में कई धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की छूट ही नहीं है, तो आप धर्म के आधार पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देने का कार्य कैसे कर दिए, कर्नाटक में देने का कार्य कैसे कर दिए? क्योंकि आपको तुष्टिकरण का कार्य करना है। चौथी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी और सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान का अनुपालन करती है, संविधान को मानने का कार्य करती है। चूंकि ये लोग राम के नाम पर तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो बरगलाने के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, जिस पार्टी का जन्म ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के नाते किया, वो और करेंगे क्या करें? ठीक है, आप इनसे एक छोटा सा सवाल पूछिए, इनसे एक छोटा सा आप सवाल पूछिए, पूछ लीजिए। आप बताइए, ओबीसी, इनका जो रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है 8.7% ओबीसी का, ओबीसी के रिजर्वेशन को काट के मुसलमानों को दे दिया। ये बात सच है, उसमें सिफारिश की गई। पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर होता है। जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बना रहे थे, क्या उस समय मुस्लिम समाज नहीं था? लेकिन उस पर बहुत बड़ी गहन चिंता हुई, जाहिर सी बात है, उस समय ये व्यापक विचार हुआ था। ये हुआ कि धर्म के आधार पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस नाते दूसरे धर्म के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबरदस्ती तुष्टिकरण के लिए ऐसा कार्य क्यों करें? ठीक, विकास की चर्चा करिए। आपने ये सवाल जो पूछे हैं, निश्चित तौर पर ये सवाल बनते हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन इस बीच में कुछ और भी सवाल उठ रहे हैं। आपने एक बात तो साफ कर दिया, आपके 400 पार का नारा की मांग हो रही थी कि भाई अब क्यों नहीं लगा रहे, तो आपने उसको संविधान संशोधन, मुस्लिम आरक्षण वगैरह से जोड़ करके किया कि हाँ 400 पार चाहिए, क्योंकि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। इस बीच में चेहरे का भी सवाल उठा है, और ये चेहरे का सवाल ये है कि विपक्ष में चेहरा कौन है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि हम जिसे पीएम बनाना चाहें बनाएंगे, चाहे एक साल में 4 पीएम बनाएं। सुनिए जरा। मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, एक साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। तो एक तरफ ये विचार है विपक्ष के, तो गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि विपक्ष देश में फिर से अस्थिर सरकार लाना चाह रहा है। इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है
कि एक साल शरद पवार बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे। इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये सवाल भी आ गया चेहरे का। जोड़ते हैं और चर्चा जारी रखते हैं। विनोद जी, करीब एक हफ्ते पहले मुझे प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ये हर एक साल एक पीएम बनाएंगे। अब देखिए संजय राउत ने वो बात कह दी और उसके बाद फिर से वो मुद्दा अब बन रहा है इस चुनाव में। लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले अभी जो मैडम प्रवक्ता ने पीएम मोदी का एक ट्वीट के लिए बता रही थी कि गुजरात में जब वो सीएम थे, तो मैं उनको बड़े थोड़ी सी जानकारी बस मैं शेयर कर रहा हूँ, और बाकी वो तो दोनों प्रवक्ता अपना बेहतर हमसे जानते हैं जी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जब ये लागू हुआ था मंडल कमीशन, तब उस मुस्लिम के जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जुलाहे से लेके उसमें और नाई समाज के लोग और उस तरह के समाज के जो लोग हैं, उसमें कई ऐसे जातियां हैं जिसका नाम उसमें शामिल था। और उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे आप ये देखिए कि कई राज्यों में, अब बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, कई राज्यों में वहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन मंडल कमीशन ने उसको एक जो सामाजिक पिछड़ा माना था, उसमें कहीं धर्म की बात नहीं थी, चूंकि वो ये कहा गया था कि ये सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं जो उनके पीढ़ी में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी सारे हिंदू रहे थे पिछड़ी जातियों में, वो कन्वर्ट करके ये मुसलमान बने हैं। तो मंडल कमीशन ने इस तर्क पे उनके लिए एक सेफ रास्ता चुना और उन लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश की थी। जी, रही बात चैलेंजिंग की बात, तो तब से शुरू हो गई जब कर्नाटक से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए, केरल से होते हुए आप जब धर्म विशेष की बात शुरू की उसमें और 6% से लेके 4% के आरक्षण की बात की, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उसको अभी जो कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का जो था 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। कर्नाटक में भी अभी बीजेपी की सरकार 4% वाली थी, तो उसको भी हटा के बीजेपी की सरकार ने 2% लिंगायत और वोकलिगा जो उनके समुदाय है उनको दे दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को समझना भी जरूरी है। रही बात आपके इस चीज पे कि आज ये बहस काफी तेज है, चेहरे वाला। अब मंचों से आप देख रहे हैं कि हर मंच से जब प्राइम मिनिस्टर की बात होती है तो इंडिया गठबंधन के लोग सीधा सवाल ये करते हैं कि भाई हमारे पास 10 लोग हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, इससे लोगों को क्या, हमें तानाशाह नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो क्या ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा इलेक्शन सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हो रहा है, या फिर विपक्ष के पास अपनी कोई एक आइडियोलॉजी है, कोई प्रिंसिपल है कि हमें उस देश को आगे किस तरह से ले जाना है। रही बात जो अमित शाह कह रहे थे कि एक मजबूत सरकार क्या होता है, यह इस देश ने 10 साल में देखा है। अगर मजबूत सरकार नहीं होती तो शायद ही आर्टिकल 370 को कोई हटाने का मतलब था। ठीक है। अगर मजबूत सरकार नहीं होती तो इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स होता। ये मजबूत सरकार नहीं होती बड़े तो ऐसे अनगिनत महिला आरक्षण को ही आप लीजिए, 33% महिलाओं को आरक्षण मिला। तो ऐसे दर्जनों जो फैसले हुए हैं, उस फैसले का नाम ये मजबूत सरकार और स्थिर सरकार। हमने देखा है कई दशकों तक ये सब चीजें अटकी हुई रही। उसके बाद जब 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनी तो कई फैसले हुए हैं। चित्रा जी, ये बताइए कि हमने ये देखा है कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को प्रोजेक्ट करके भी चुनाव लड़े हैं। क्या आज संजय राउत के बयानों से कांग्रेस पार्टी सहमत है चित्रा जी कि चाहे 1 साल में 4 पीएम बनाएंगे हम? देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर जी हर एक को अपनी अपनी राय रखने का पूरा हक है। संजय राउत जी ने डेफिनेटली अपनी राय रखी है, वो वरिष्ठ हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन आज यहाँ पे जब भी विकल्प की बात होती है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप जिस चीज को मजबूत सरकार के नाम पे कह रहे हैं, 10 साल में उस मजबूत सरकार ने आरक्षण के लिए कितना काम किया है, जो आज ये ढिंडोरा पीट रहे हैं ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का और उनके हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया है, ये आप मुझे जरा बताएं।
हाँ, ये तो सरकार एसएन भले जी मजबूत हो, जी लेकिन अगर बताएंगे उसकी अभी। मंशा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। विकल्प की जहां तक बात है तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इस देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता पिछले 10 सालों में बढ़ी है और उसके एकदम निचले वर्जन हमने देखे हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हैं जो अच्छा। इस देश में 75-70 सालों में नहीं होती थी, वो हमने पिछले 10 सालों में कितनी जगहों पे देखी है। तो वो कहीं ना कहीं एक ये इमेज छोड़ती है कि भारत एक कैसा देश है। भले मजबूत सरकार है लेकिन सांप्रदायिक सरकार है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप सांप्रदायिकता का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार से बेटर आपको कोई विकल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप लोकतंत्र बचाने का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आंख बंद करके, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला चेहरा आपके सामने आएगा, एक जिन्होंने बात जो आपने इतनी कही ना बड़ी चित्रा जी, यात्राएं निकाली है, ठीक, वो सबसे बेस्ट ठीक, विकल्प एक ठीक है मजबूत सरकार चित्रा के जी, लिए रहेंगे। आपने जो एक बात कही ना कि भाई हम तो उनकी बयानों से सहमत नहीं है, मुझे लगता है कि जनता और मतदाता जरूर कंफ्यूज हो जाएगा कि जब वो विपक्षी गठबंधन के लिए अगर वोट करे तो किनकी बात को सुनकर वोट करे। एसएन सिंह जी, आपसे कुछ सवाल उन्होंने पूछा, पहले उसका जवाब। लालचंद जी, हम पहले जवाब देते हैं। इन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जवाबदेही, पारदर्शी, ईमानदार सरकार है भाई। वो जनता के लिए ही कार्य की है। ओबीसी आयोग को अगर मान्यता देने का कार्य करती है, संवैधानिक दर्जा देने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पहली बात। दूसरी, जो हमारे सवर्ण और आर्थिक आधार पे पिछड़े लोग थे, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुन लीजिए सवर्ण में चित्रा जो जी। आर्थिक आधार पे पिछड़े लोग सवाल थे, पूछा है, जवाब उनको भी अगर 10% आरक्षण देने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपने पूछा कि भाई मजबूत सरकार होती है तो क्या फायदा होता है। मजबूत सरकार होती है तो जो हमारे दुश्मन देश है उनके टैंक का मुड़ जाता है। मजबूत सरकार होती है 370 समाप्त हो जाता है। 4 करोड़ लोगों को आवास मिल जाता है, बिजली मिल जाती है, पानी मिल जाता है, सड़क मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाता है, शिक्षा मिलता है। और जो पत्थरबाजी होती है ना, वो भी बंद हो जाने का कार्य हो जाता है। जो जगह जगह विस्फोट होते हैं ना, वो बंद होने का कार्य होता है। चौथी बात, आपने कहा कि हम किसी को भी चुन लें। आप चुनाव में डिक्लेयर करके तो आइए कि हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, हम लगभग 365 दिन में 365 दिन अलग अलग प्रधानमंत्री चुनेंगे। जनता चुनती है, जनता को तय करना है। जनता मानेगी कि मजबूत सरकार चाहिए भारत में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के लिए कार्य करे। ये परिवार थोड़े ना है कि आप कुछ भी करेंगे, किसी को बाजार देंगे, किसी को बाजार भेज देंगे। देश चलाने के लिए अगर मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरह, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरह चाहिए। आप बताइए, आप में कोई प्रधान जीत जाने वाली बात हो तो उसको बताइए। चित्रा जी का छोटा सा काउंटर। चित्रा जी छोटा सा काउंटर। कि जनता बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी को इसका परिणाम हम फेज 1 और फेज 2 में देख चुके हैं। क्योंकि हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर कट 5 न्याय और 25 गारंटी। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। एक सवाल, जब संजय राउत कह रहे हैं तो राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आगे बढ़ा देती कांग्रेस? अगर संजय राउत के बयानों से आप सहमत नहीं हैं तो राहुल गांधी के पीएम के तौर पर नाम बढ़ाइए। देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि ये एक डिबेट का विषय नहीं है। ये आप और मैं बैठ के तय नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी जो लीडरशिप है वो डेफिनेटली जब ठीक है, हम समझ गए। आप चेहरे के सवाल से आप जरूर बचना चाहेंगे, लेकिन बीजेपी तो चेहरे के सवाल को एकदम बिल्कुल लगता है केंद्र में लेकर आ गई है। पहले लालचंद जी, जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीएम ने पहले जिक्र किया, पहले पीएम ने जिक्र किया, अब अमित शाह भी उस पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मोदी जी का चेहरा न कहने के लिए कितना भी चलिए सारी चीजें, सारी बातें जो है वो जनता के बीच आ रही हैं। चाहे आरक्षण की बात हो, मुस्लिम आरक्षण की बात हो, संविधान की बात हो, 400 पार की बात हो या फिर चेहरे की, सारी बातें जो है वो जनता के बीच आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।